वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर 2 में यानी कि इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें जो पोर्शन स्टडी किया था वो था आपका पेपर 1 के यूनिट 2 का कोवलेंट बॉन्ड पार्ट के अंडर का वीबीटी पोर्शन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे हमने पिछले क्लास में, साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस, इम्पॉर्टेंस और बॉन्ड पैरामीटर्स के अंडर में देखा था बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में टॉप में कॉर्नर में एक आई लिखा होगा अभी स्क्रीन पर, उसे क्लिक करेंगे तो आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछला वीडियो अटेंड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमें देखना है बॉन्ड पैरामीटर्स के जो दो पैरामीटर्स बच गए थे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल, उसके बारे में। तो स्टार्टिंग विथ बॉन्ड ऑर्डर। इससे पहले दो पैरामीटर जो हमने देखे थे वो थे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पर आता है पहले डेफिनेशन, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, यानी कि किसी भी दो चीज़ के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं वो होगा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि अगर सी सिंगल बॉन्ड सी है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कितने बॉन्ड है बीच में, एक ही है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो 3 बॉन्ड्स हैं, यानी इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर्स होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अब बॉन्ड ऑर्डर ये प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये बॉन्ड एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम है तो एनर्जी भी कम लगती है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसको तोड़ने को एनर्जी लगेगी, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। बट जब 3 बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो जाता है और तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहला बॉन्ड टूटेगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ कम होती है। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, ट्रिपल बॉन्ड छोटे होते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एक ही बॉन्ड है तो ये वीक होगा, बट इधर 3 बॉन्ड है तो इन दो कार्बन्स को अलग करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ये तीनों तोड़ने पड़ेंगे तब ये अलग होंगे, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 1 से 3 हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। वो सब रिलेशन यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में दिए हैं। आप आंसर लिखते हो तो इनको एक एक पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेंटेंस के फॉर्म में, जैसे कि व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इस तरह से सेंटेंस में लिख सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ n माइनस एन स्टार। यहाँ पर ये n और n स्टार क्या होता है, n इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड n स्टार इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आगे जैसे फिगर्स के साथ हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये अभी के लिए आपको याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू n माइनस एन स्टार। n होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और n स्टार होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 1 होता है, 3 होता है, 2 होता है, बट ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 1.5 या 3.5 भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, सो इट कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो। इसके बाद लास्ट पैरामीटर हमारा आता है बॉन्ड एंगल, 4th पैरामीटर। तो बॉन्ड एंगल लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब 3 चीज़ें इस तरह से बॉन्डेड होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, तो ये जो सेंटर वाला है ये 2 चीज़ों के साथ लगा है, ये एंगल कितना है, इसे कहेंगे बॉन्ड एंगल।
तो दिस इज़ द बॉन्ड एंगल। द एंगल फॉर्म बाय बॉन्डेड एटम्स विद द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल अगेन डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों पर, जिसका यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी दिखाया है कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर डबल बॉन्ड है तो वही बॉन्ड एंगल हो जाता है 120। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाता है 180। यानी कि बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर के साथ बढ़ रहा है। एक बॉन्ड है तो छोटा एंगल, दो बॉन्ड हुए तो बड़ा एंगल, और तीन बॉन्ड्स हो गए यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो सबसे बड़ा एंगल मिल रहा है। मतलब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर दोनों साथ साथ में बढ़ते हैं। बट बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है बट एंगल कम है और बॉन्ड ऑर्डर भी कम है। ट्रिपल बॉन्ड में एंगल ज़्यादा है और बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। वैसे ही नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है बॉन्ड एंगल। लोन पेयर्स जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखेगा इन दो में। अमोनियम के केस में एक लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर इज़ प्रेजेंट, इसलिए इसका एंगल 107 है। बट वाटर के केस में 2 लोन पेयर है तो एंगल 104 हो गया। और मीथेन के केस में एक भी लोन पेयर नहीं था, 0 लोन पेयर, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 109.28। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम टाइप का है बट एंगल कम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एंगल। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते हैं उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना 4th बॉन्ड पैरामीटर्स जो कि बॉन्ड एंगल है। इसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब अभी तक जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया सिंपल सी बात की 2 एटम पास पास आते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने भी बॉन्ड नहीं बनाता, वो उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, कार्बन 6 नंबर का होता है पेरियोडिक टेबल में। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2। इस केस में ये पहला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दूसरा भी पेयर्ड है, तीसरे में 2 अनपेयर्ड है। तो उस हिसाब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे इसका पहला शेल और सेकंड शेल, ऐसे 2 शेल है कार्बन में तो सेकंड शेल उसका आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट शेल में जो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट है। बट यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड है फिर, यानी इस हिसाब से तो कार्बन ने CH2 ऐसा कंपाउंड बनाना चाहिए, क्योंकि वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है तो वो 2 ही हाइड्रोजन से जॉइन होगा, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए। पर ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि CH4 मीथेन एक कंपाउंड है जहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन से लगने के लिए उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो ये जो पॉइंट है कि कुछ चीज़ें अपने नॉर्मल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल बॉन्ड नहीं बनाती, वो ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। यहाँ वैलेंसी 2 दिख रही है इसकी, लेकिन वो बॉन्ड 4 बना रहा है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो जैसा होता था उस टाइप का कंपाउंड बना रहा है। तो ये एक्स्ट्रा की हायर वैलेंसी जो एलिमेंट्स दिखाते हैं कुछ कंपाउंड्स में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हेल्पफुल होता है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताता है कि कोई भी एलिमेंट जिस टाइप का कंपाउंड और जितने बॉन्ड बनाना चाहता है उस हिसाब से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है और ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है ताकि उनकी एनर्जी मिलती जुलती, यानी कि सेम सिमिलर एनर्जी हो जाए, शेप्स भी सिमिलर हो जाए और उस एलिमेंट को बॉन्ड फॉर्मेशन में आसानी हो और वो ज़्यादा स्टेबल भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यही कार्बन जो थोड़ी देर पहले सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था और CH2 जैसा चीज़ बना सकता था बट CH4 नहीं बना सकता था, उसने क्या किया, अपने 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन, इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेंड किया। तो अब इधर 1 हो गया, यहाँ पे भी अनपेयर्ड, यहाँ पे भी अनपेयर्ड, और इधर एक आ गया। ये कहाँ से आया, इधर का जो जोड़ीदार था पेयर में जो था वही खुल के इधर आ गया है।
अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके वो 4 हाइड्रोजन से जॉइन हो सकता है और मीथेन जैसा कंपाउंड बना सकता है। मीन्स नाउ कार्बन कैन शो टेट्रा वैलेंसी, 4 की वैलेंसी वो दिखा सकता है, पहले सिर्फ 2 की वैलेंसी दिखा रहा था नॉर्मल स्टेट में। तो ये जो हमने किया इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, अनपेयरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू शो हायर वैलेंसी, इसे ही कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। So according to valence bond theory, the maximum number of covalent bond an atom can form are equal to the number of unpaired valence electrons. VBT ने कहा था कि जितने अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे भैया, बट कार्बन में तो कितने वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2 ही थे, पर मीथेन में तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है। सो दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू वेरियस मॉलिक्यूल्स। कई सारे मॉलिक्यूल्स को ये बात पट नहीं रही थी कि जितने अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बनाओ। तो उस केस में टू एक्सप्लेन सच मॉलिक्यूल्स कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज ब्रॉट। हाइब्रिडाइजेशन refers to mixing up of atomic orbital of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of identical shape and energy। यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिलता है जिसमें बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो हमने यहाँ पे ये बॉक्सेस बनाए ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और ये सेकेंड शेल का एस 2s, ये सेकेंड शेल का p 2p, ये फर्स्ट शेल का s 1s। तो इस तरह से एकदम ऐसा नहीं होगा कि 2p के साथ चौथे शेल का s 4s कंबाइन हो रहा है, मिक्स हो रहा है, नहीं, इतना दूर वाले मिक्स नहीं होते। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में बताया है कि मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जीज, ये इंपॉर्टेंट है, जो आसपास के शेल है सिमिलर एनर्जीज वाले वही मिक्स होंगे और फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर, जितने बॉक्स मिक्स हो रहे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप आइडेंटिकल होगा और एनर्जी भी सिमिलर होगी, मिलती जुलती होगी। द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नए बन जाते हैं। अभी जो पुराने वाले हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, 2s और 2p, लेकिन 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल जब पूरे मिक्स होंगे तो फिर उनको हम बोलेंगे, एक s और 3p मिले ना तो sp3, फिर उनको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तब उनको 2s 2p वगैरह नहीं बोलेंगे। s कितने बॉक्सेस मिक्स हुए, s का एक, p के 3, इसलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा बोलेंगे। ऑल्सो द बॉन्ड्स फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर दैन फॉर्म्ड बाय प्योर sp3 ऑर्बिटल। मतलब ये 2s और 2p अगर किसी से बॉन्ड बनाते तो वो बॉन्ड वीक होते थे, बट जब ये 2s और 2p मिक्स होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना चुके हैं तो अभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो बॉन्ड बनेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होंगे एज़ कम्पेयर टू द सिंपल sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर रखना है। सबसे पहला था कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाई वैलेंसी दिखाते हैं बट वो वैलेंसी उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होती, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा है कि जितने अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, पर कुछ चीज़ें ज़्यादा के कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो वो फैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जो बताता है कि अगर हायर वैलेंसी दिखानी है तो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करता है इस तरह से और फिर ऑर्बिटल की मिक्सिंग करता है और इक्विवेलेंट एनर्जी के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाता है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस sp3 सिंपल ऑर्बिटल्स। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अभी यहाँ पे मैंने sp3 बताया, तो ज़रूरी नहीं है एक s और 3p ही हो, कभी एक s और एक p होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s और 2p होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स ये देखेंगे, बट ये शुरू करने से पहले देखते हैं कि कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन हर चीज़ में होगा ऐसा नहीं है, तो इसकी कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस ये है कि ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम कैन हाइब्रिडाइज। तो अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो कार्बन का 2s और कार्बन का 2p ही हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे। कार्बन का 2s और फ्लोरीन का 2p ऐसा नहीं होता कभी, सेम एटम के अंदर के ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ओनली ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन हाइब्रिडाइज। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, जैसा अभी मैंने कहा था कि 2s और 2p हो सकता है बट 2p और 4s नहीं हो सकता, बहुत दूर के शेल के साथ कंबाइन या मिक्सिंग नहीं हो सकती है। तो नियरली सेम एनर्जी वाले ही
हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, जैसे 2s 2p दे कैन हाइब्रिडाइज, बट 3s एंड 2p कैन नॉट। ये दो हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते बिकॉज इनकी एनर्जी सिमिलर नहीं है। इसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब अलग अलग ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं तो उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। जितने मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सपोज एक s और 3p होते हैं, लेकिन हमने 2p ही मिक्स किए, तो इससे क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जब एक s और 2p ही मिक्स किए, मतलब कि 1 2 3 मिक्स किए, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि जितना मिक्स किए उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जीज और शेप थोड़े से सिमिलर है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि 2p और 3s नहीं मिक्स हो सकते, बट 2s और 2p हो सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल कहने का मतलब एक्सिस आ जाती है, x y z, यहाँ पे एक ओरिएंटेशन या डायरेक्शन है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी न किसी एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होंगे। दे ओरिएंट इन स्पेस सच दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन। अलग अलग डायरेक्शन में क्यों फैले होंगे? ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के। जैसे नॉर्मली हम एक बॉक्स में एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये एक पेयर हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और अपोजिट स्पिन वाले हैं। इसी तरह से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही रख सकते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट स्पिन वाले। अ सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 1 लोब स्मॉल एंड 1 लोब लार्जर। फिगर बनाते वक्त नॉर्मली हम s को गोल बनाते हैं, p को इस तरह से डबल लोब बनाते हैं, दोनों लोब एक जैसे रहेंगे, और d वाले में 4 लोब्स होते हैं इस तरह से। तो ये सिंपल वाले बताए, लेकिन जब इनका मिक्सिंग होता है और जब ऐसे मिक्स होकर ये हाइब्रिडाइज हो गए s और p, तो जो मिलेगा वो इस तरह से रहेगा, जिसका एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है। ये फिगर ही पहचान है कि ये वाला जो है ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अगर वो इस तरह से बने हैं सिंपल तो वो अनहाइब्रिडाइज वाले, जिनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। बट एक बड़ा एक छोटा है तो वो हाइब्रिडाइज वाले हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर एज द लार्जर लोब हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा दिखाने का मतलब क्या है कि बड़े वाले लोब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा? ग्रेटर ओवरलैप। इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज़ करके जब बॉन्ड बनते हैं तो उनमें ग्रेटर ओवरलैप होती है और वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाले लोब्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, कि जितने ऑर्बिटल से बनाओगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इनकी एनर्जीज और शेप्स सिमिलर होंगे, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में डायरेक्टेड होंगे, इनमें रिपल्शन मिनिमम होंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह सकता है अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का। इनका शेप इस तरह से होता है, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, और एक लोब बड़ा होने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरलैप ग्रेटर होगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे फ़िलहाल उसका एक समरी चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रहेंगे, शेप क्या होगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या होगा? एक s और एक p मिक्स होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल कितने बनेंगे? एक s और एक p हुआ है, इसलिए 2 ऑर्बिटल बनते हैं, और वहाँ पे लीनियर शेप होगा कंपाउंड का, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और एग्जांपल क्या है? BeF2, BeCl2, HgCl2, C2H2 और CO2। इस तरह से ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से sp2 में एक s और 2 p मिल रहा है, sp3 में एक s और 3 p, इधर एक s 3 p और एक d। इस तरह से जब sp3 होगा तो उसका ज्योमेट्री या शेप होगा
शेप या ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा 10928। ये उसके कुछ एग्जांपल्स। तो सभी एग्जांपल्स में से एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये वीडियो में जहाँ जहाँ पे ऐसा नोट्स आपको पूरा क्लियर दिखता है वहाँ पे पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख के रख सकते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया तो ऊपर राइट कॉर्नर से आई पे क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ पॉइंट्स या कुछ टर्म या कोई वर्ड नहीं समझा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आगे जैसे लेक्चर्स आते हैं सभी अटेंड करने हैं। क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं वो सॉल्व करके आपकी बुक में आपको लिख के रखने हैं, जब चेकिंग होगी तब आपको वो प्रेजेंट करने होंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।